हिंदुस्तान या अपराधिस्तान? जी हाँ, आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये श्लोक अब बेईमानी सा लगने लगा है। जिस देश में नारी को देवी के समान पूजा जाता है, उस देश में महिलाओं के साथ शर्मनाक और दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। आज इस मसले पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से बुधवार को जारी आंकड़े बताते हैं कि देश में 2020 में हत्याओं में इजाफा हुआ है। हालांकि 2019 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कुछ कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। वहीं 19 मेट्रो शहरों में अपराध की सूची में लगातार दूसरे वर्ष राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर रही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्याएं हुई हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 2020 में बलात्कार के प्रतिदिन औसतन करीब 77 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में सबसे अधिक मामले राजस्थान में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि देश में अपहरण के मामलों में कमी देखी गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में दर्ज 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2019 से तुलना की जाए तो देश में हत्या के मामलों में 1% का इजाफा हुआ है। 2020 में प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुई। हत्या के कुल मामले 29,193 थे। आंकड़ों के अनुसार 2020 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 3,779 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद बिहार में 3,150, महाराष्ट्र में 2,163, मध्य प्रदेश में 2,101 और पश्चिम बंगाल में 1,948 मामले दर्ज किए गए। अपराधों के बढ़ते ग्राफ पर ओडिशा महिला आयोग की पूर्व सदस्य नम्रता चड्ढा ने क्या कुछ कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, किसी भी देश की परिस्थिति उस देश में रहने वाली महिलाओं की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। हम जब भी किसी देश को बोलते हैं कि इस देश की स्थिति अच्छी है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि औरतें वहाँ की स्थिति कैसी है। अगर औरतों पे जुर्म हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो ये एक निश्चित रूप से एक शर्मनाक घटना है। हम जब एनसीआरबी के डाटा पढ़ते हैं और हम हर समय सोचते हैं कि शायद महिलाओं पे होने वाले अपराध पे कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कभी 18 में जैसे कम हुए, 19 में बढ़े, फिर 20 में कम हुए, 21 में बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को अलार्मिंग सिचुएशन तब लगती है जब हम एक स्टेट वाइज उनका जब अनुध्यान करते हैं। राजस्थान में जैसे महिलाओं पे बलात्कार बहुत ही अधिक बढ़ रहे हैं। यूपी में जो है उनके ऊपर हत्या के मामले, मतलब उनके ऊपर हत्याएं महिलाओं के ऊपर बहुत हो रही हैं। एक दूसरा राज्य है तो उसके ऊपर जैसे महिलाओं के ऊपर होने वाली घरेलू हिंसा, उसके लिए हम लोग कोरोना को भी जिम्मेदार डालते हैं कि बहुत लोग घर पे रहे और इसलिए घरेलू हिंसा बढ़ी। लेकिन घरेलू हिंसा केरला जैसे और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बहुत अधिक बढ़ी है। ऊपर से दिल्ली में भी देखिए किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन के केसेस बढ़े। वेस्ट बंगाल को अगर हम देखते हैं तो हम लोग उसको बहुत ही, जिसको कहते हैं कि वो मातृ पूजा करते हैं और माँ को सम्मान देते हैं। महिला शक्ति वहाँ पे बहुत ही महान है। वहाँ की स्वयं महिला चीफ मिनिस्टर है और उस जगह पे अगर केसेस अधिक हो रहे हैं, और उड़ीसा जहाँ पे कि गवर्नमेंट पूरी स्टेबल है और यहाँ के मुख्यमंत्री भी महिलाओं के सम्मान के लिए सब समय वोट मांगते हैं, और वहाँ पे भी अगर केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सिर्फ ये दिखावा हो रहा है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और सभी स्टेट के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चीफ मिनिस्टर जब अपना इश्तिहार लगा है और लोगों को जब वो एक वादा करते हैं कि वो एक अच्छी सरकार देंगे, एक अच्छा समाज देंगे, एक अच्छी प्रशासनिक प्रक्रिया देंगे, और वहाँ पे उनको पता चलता है कि महिलाओं के ऊपर होने वाले इश्तिहार अलग चीज़ है और रिपोर्ट अलग चीज़ कहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है इन सभी में। कोशिश सभी करना चाहते हैं, लोगों के सामने अच्छी चीज़ें लाना चाहते हैं, महिलाओं के लिए रोना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ये मगरमच्छ के आंसू हैं। दिल से अगर वो लोग इस तरह से कोई ऑर्डर पास करें कि नहीं, ये अब और नहीं सहा जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस, इस तरह से अगर वो अपने सिस्टम को एक निर्देश देते हैं, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, तो हम समझ सकते हैं कि महिलाओं पे होने वाले अपराध कम हो सकते हैं। तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। अभी साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया। साइबर क्राइम में होने वाले औरतों की जो अश्लील फ़ोटो को निकालना या उनको परेशान करना या स्टॉकिंग करना कितना बढ़ गया है। और वहाँ पे हमारी पुलिस अभी भी वो पुराने ढांचे में उनको साइबर क्राइम को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन इतना एक्सपर्ट हिसाब से नहीं दी जा रही कि वो इमीडिएट जो लोग कर
हैं उनको ट्रैक करके इमीडिएट अरेस्ट कर सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्रिमिनल के मन में, एक जो अपराधी के मन में एक दुस्साहस लाती है कि सरकार पुलिस हमारा क्या करेगी। उनके पास तो ये सिस्टम भी नहीं है, वो हमें पकड़ नहीं सकती। अगर पकड़ेगी तो न्यायिक प्रक्रिया इतनी डिले होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का अभी प्रावधान है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ चल रहे हैं। कभी जज छुट्टी पे होते हैं, कभी बारिश हो गई, कभी स्ट्राइक हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोरोना आ गया। तो सब चीज़ें जब बंद हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो न्याय प्रक्रिया है जितना भी फास्ट ट्रैक कोर्ट होने से देर हो जाती है। और ये सब चीज़ों को लेके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में जो इंटेलेक्चुअल लेवल होते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि वो जो एक थिंक टैंक होता है, वो लोग इस इशू पे नहीं लिखते। वो लोग हर इशू पे लिखेंगे अदर दैन तालिबान पे इतना बोलेंगे, इतना लिखेंगे। अरे अपने देश की पहले देखो स्थिति महिलाओं की क्या है। तो वो लोग महिलाओं की स्थिति, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार के अलावा और सभी टॉपिक पे बोलेंगे। तो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए ताकि लोग जागरूक हों। इस डाटा में एक चीज़ और अच्छी आई है पॉजिटिव, की रिपोर्टिंग हो रहा है। उसके लिए मुझे लगता है बंगाल और उड़ीसा में अगर केस बढ़े हैं तो उसको नेगेटिव नहीं लेके ऐसा लेना चाहिए कि महिलाएं अब रिपोर्टिंग कर रही हैं। अगर उन पर बलात्कार हो रहा है राजस्थान में, वो रिपोर्टिंग कर रही हैं। अगर वो यूपी में मर रही है तो उनके परिवार वाले जो केस दबा देते थे, समाज, पंचायत या खाप बैठकर, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग होना एक पॉजिटिव साइन है कि अब वो चुप नहीं बैठते। अपने ऊपर होने वाले, चाहे वो दलित हों, महिलाएं हों, SC ST के हों, तो वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमको इस अपराध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना है। कौन चाहेगा कि महिलाओं पे होने वाले अपराध का ग्राफ ऊपर बढ़े। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि किसी को फर्स्ट डिवीज़न लाना है या फर्स्ट टॉप रैंक लाना है। स्टेट में इसमें होड़ नहीं होनी चाहिए। हर स्टेट में, भारत के हर राज्य में इस चीज़ की होड़ होनी चाहिए कि हमारे फिगर कैसे कम हो, ताकि ओवरऑल पूरे भारत में हम महिलाओं पे होने वाले अत्याचार और अपराध, चाहे वो दलित संप्रदाय की हो, माइनॉरिटी की हो, चाहे वो मेजॉरिटी की हो, तो जो भी महिलाएं हों उनके ऊपर होने वाले अपराध को कैसे रोका जाए। तो हम लोग वेरिएशन नहीं चाहते कि अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे हो रहे हैं कि एक साल कम हो गया हम बहुत खुशी मनाएंगे। ये कम होने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि अपराध पूरा पूरी कम हो जाएगा। किसी भी समाज में अपराध कभी भी बंद नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं अपराधी रहेंगे, इसीलिए तो दंड व्यवस्था है। लेकिन इसको कंट्रोल करना, इसको स्पेसिफिकली कम करना, और सबसे बड़ी बात है पीड़िता को न्याय मिले, ये सबसे ज़रूरी है। महाराष्ट्र में केस हुआ, पीड़िता मर गई तो क्या मिला, उसके परिवार वालों को कंपनसेशन मिलेगा। नाबालिग के साथ रेप हुआ, अब नाबालिग अपना, हम लोग पॉक्सो एक्ट के उनका नाम बाहर नहीं कह सकते, उस लड़की को थोड़ा सा कंपनसेशन मिल जाएगा, पर पूरी ज़िंदगी वो किस दाग के साथ, किस बदनामी के साथ, किस ट्रॉमा के साथ रहेगी, उसको हम कभी कंपनसेट नहीं कर सकते। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए अपराध नियंत्रण हो, अपराधी को सजा मिले और पीड़िता को न्याय मिले। ये चीज़ अगर हम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो राजस्थान में बेटियां सबसे असुरक्षित हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। 2020 में देश में सबसे ज्यादा रेप केस राजस्थान में दर्ज किए गए, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े अब हम आप तक पहुंचाते हैं। रोजाना 80 मर्डर और 77 रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सबसे ज्यादा महिलाओं से दुष्कर्म के रोजाना 77 मामले दर्ज किए गए। 2002 में महिलाओं से दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा रेप के मामले राजस्थान में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। NCRB के बुधवार को ये तमाम जो आंकड़े हैं वो जारी हुए हैं और इन आंकड़ों के हिसाब से रोजाना 80 मर्डर और 77 रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं। भारत में 2020 में प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुई हैं और कुल 29,193 लोगों का कत्ल हुआ। इस मामले में राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर अभी बना हुआ है, यानी कि हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं रेप के मामले में राजस्थान प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। यूपी और बिहार में हत्या के मामलों की अगर हम बात कर लें तो अपहरण के मामलों में 2019 की तुलना में 2020 में 19% की कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में अपहरण के 84,805 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 1,05,036 मामले दर्ज किए गए थे। आंकड़ों के अनुसार 2020 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 3,779 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद बिहार में हत्या के 3,150, महाराष्ट्र में 2,163, मध्य प्रदेश में 2,101,
और पश्चिम बंगाल में 1948 मामले हत्या के दर्ज किए गए हैं। यूपी और बिहार में हत्या के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि वाकई में खौफनाक है। इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया था, लेकिन हत्याएं जो थी वो नहीं रुकी। दिल्ली में 2020 में हत्या के 472 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे भारत में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जिन लोगों की हत्या की गई थी उनमें से 38.5% 30 से 45 वर्ष आयु के समूह के थे, जबकि 35.9% 18 से 30 वर्ष आयु के समूह के थे। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, लेकिन हत्या की जो घटनाएं थी वो नहीं रुकी थी, वो इसी तरीके से बदस्तूर जारी रही। रोजाना रेप के 77 मामले दर्ज किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 2020 में बलात्कार के प्रतिदिन औसतन करीब 77 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में ऐसे सबसे अधिक मामले राजस्थान में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेटियां असुरक्षित हैं। वाकई में ये काफी दर्दनाक आंकड़ा है जो कि हम आपके सामने समय रख रहे हैं। रोजाना रेप के हमारे देश में 77 मामले दर्ज होना खौफनाक है। यूपी के बाद बंगाल ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2020 में अपहरण के सबसे ज्यादा 12,913 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में अपहरण के 9,309, महाराष्ट्र में 8,103, बिहार में 7,889, मध्य प्रदेश में 7,320 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अपहरण के 4,062 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी ने कहा कि देश में अपहरण के 84,805 मामलों में 88,590 पीड़ित थे। उसने बताया कि अधिकतर यानी कि 56,591 जो पीड़ित बच्चे थे, यानी कि बच्चों का अपहरण ज्यादा हो रहा है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके अलावा प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और रत्नाकर सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे क्योंकि देश की गद्दी आपने संभाली हुई है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो कहीं से भी सेटिस्फिकेटरी नहीं है सर। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रेप के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इन अपराधों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये देश के लिए, राज्य के लिए बहुत दुखद है और बहुत कलंकित है भारत के नागरिकों के लिए। हम लोग ये बहुत चिंता विषय है। इस विषय को लेकर कई बार हम आपकी डिबेट कर चुके हैं, मगर क्या है डिबेट तो करके रह जाते हैं, लास्ट पॉइंट तक क्या दिखाते क्या करना। ये बड़ी विडंबना है देश के नागरिकों के साथ और देश के साथ। कानून अपने पूर्ण रूप से काम कर रहा है, तो ये नहीं कि कानून से खिलवाड़ चल रहा हो या राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही हो या केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। मगर विषय में इतना गंभीर है कि अब ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ सोचना एक हमें भी जागरूक दिखाने के नाते करनी पड़ेगी। कानून ये है, हम कह रहे कानून ढीला है तो उन्होंने तो ये हमारी थोड़ी सी गलती होगी, मगर कानून और कानून के दायरे भी काफी बड़े हैं। आप कोर्ट भी बनी है और उस पर काम भी कर रही है, मगर ये जो इतना बड़ा आंकड़ा जो चल रहा है ये बहुत चिंता का विषय आपके हमारे लिए, राज्य सरकारों के लिए। इससे भी हमें विचार करना चाहिए। इतना जो आंकड़ा महिलाओं के खातिर स्टीलिंग और बलात्कार के जो बढ़े जा रहे हैं, ये विषय जो आज हम फिर इस चीज को लेकर बैठे। आज भी पहले महाराष्ट्र को लेकर बैठे थे कि कैसे बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर देते। हमने तेलंगाना में भी देखा, महाराष्ट्र में देखा, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में सब जगह एक खबर है। सूचना आ रही है कि अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बेटी मिली है, इसकी हत्या हो गई। ये बड़ी दुखद और बहुत चीजें वो है कि हम कैसे अपनी बहन इस तरह से एक और पेपर रखते हैं। ये विषय बड़ा गंभीर है और चीजें हम बैठे अभी आप कोई करेंगे बहुत महंगे राजनीति भी और वैसे राज्य को लेकर भी। ऐसा है ना सर, ये किसी एक
अपराध या किसी एक राज्य की बात नहीं है, सभी अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अपहरण के मामलों में कमी आई है, वो भी 1% की, कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई है, जैसा कि एनसीआरबी की ये जो पूरी रिपोर्ट बता रही है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, तो सभी तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ रेप या सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की नहीं हो रही है। अब जब हर तरह के अपराध बढ़ रहे हैं तो उनके प्रति आप कह रहे थे कि जागरूकता की भी कमी है, तो ये जागरूकता लाएगा कौन? आप ये भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार रत्नाकर सिंह जी का मैं यहाँ रुख कर लेती हूँ। सर, जो भी आंकड़े सामने आए हैं आपने भी देखे हैं, आपने भी पढ़े होंगे, राजस्थान नंबर 1 पर रहा है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग तो लगातार हो हल्ला करते रहे थे रेप के मामलों पर, तो राजस्थान इतना पीछे कैसे चला गया? राजस्थान में मामले इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए? क्योंकि जिस नियत के हिसाब से आप लोग लगातार रेप के मामले उठा रहे थे, वो नियत राजस्थान में गायब हो गई शायद। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही रत्नाकर जी हम तक, आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, अब बताइए। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर, अब आ रही है, अब बताइए, अब बताइए। जी देखिए, ये जो आंकड़ों की बात करते हैं, राजस्थान को नंबर 1 का जो आपने एनसीआरबी का डेटा आया है उसमें राजस्थान को नंबर 1 बताया गया है। मैं कहीं बता दूं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे किसी भी तरह की घटना होती है, बलात्कार से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, महिलाओं के अत्याचार से संबंधित जो भी घटना होती हैं या हत्या की भी घटनाएं होती हैं, उन सारी घटनाओं को वहां पे जो पुलिस प्रशासन है, जो गलत सरकार है, वहां पे वो सारे जो रिपोर्ट की जाती है, वहां पे जो जितनी भी घटनाएं हो जाती हैं उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, एफआईआर दर्ज किया जाता है। हम ये नहीं करते हैं कि कोई हमारे यहाँ आए तो हम उसको डरा धमका के हम उसको भगा दिए, ऐसा नहीं करते हैं। जहाँ की उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश जो आपने देखा कि हत्या के मामले में भी नंबर 1 है, और बहुत सारे मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में आपको बता देना ये चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर किसी भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है, किसी तरह की घटना होती है, तो वहाँ पे महिलाएं थाने में जाने से पहली चीज तो डरती हैं, और अगर वो थाने में पहुंच भी गई तो वहाँ पे रिपोर्ट जल्दी लिखी नहीं जाती है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। नहीं तो आज उत्तर प्रदेश जो है एक फलता फूलता अपराध का जो है एक राज्य हो गया है, जहाँ पे हत्या में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, बेरोजगारी के मामलों में आज देख लीजिए वहाँ पे भर्तियां काफी खाली है, वहाँ पे बेरोजगारी के मामले में अगर देखेंगे तो नंबर 1 है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो केंद्र जो भाजपा शासित राज्य है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती है। अब मैं बता दूं, मध्य प्रदेश भी आज उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तो भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ एक राज्य को लेकर चर्चा करना आज के विषय में ठीक नहीं रहेगा, मैं सारे राज्यों के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब महिलाओं के ऊपर इस तरह के अत्याचार का मामला जब बढ़ता है या इस तरह से के मामले कम नहीं होते हैं, तो यह निश्चित रूप से समाज के लिए एक चिंताजनक बात होती है। और उस अपराधीकरण को किस तरह से कम किया जाए, ये सारे बौद्धिक लोगों को मिलकर इस पे चर्चा करनी चाहिए और सोचना चाहिए किस तरह से कम करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात मैं करता हूँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे मेजर्स हैं जहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी उसको उठा सकती है, और कहीं न कहीं अपराधियों को कम, अपराध की घटनाएं होती हैं उसको कम करने का काम कर सकती है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। जैसे मैं आपको बता दूं आज के परिदृश्य में कि पहली चीज की भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो इस तरह की महिलाओं के अत्याचार पे जो उनके कमेंट्स आते हैं वो निश्चित रूप से समाज के लिए एक अच्छा विषय नहीं होता है। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं, वो जब भी महिलाओं पे अत्याचार होता है तो वो कहते हैं कि महिलाएं जो है लड़कों के साथ घूमती हैं, और जब लड़कियों को छोड़ के भाग जाते हैं तो वो रेप का केस दर्ज करा देती हैं। उसी तरह इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री गंगवार जी हैं, थोड़ी देर पहले कह रहे थे रत्नाकर जी कि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी एक प्रदेश के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। आप अभी जो पिछले 3 मिनट से बोल रहे हैं ना सर, आपने सारे वो राज्यों के नाम गिना दिए जहां पर आपकी सरकार नहीं है, तो फिर मैं इसको किस तरीके से लेकर जाऊं, मुझे थोड़ा ये भी क्लियर कर दीजिए। आप लगातार भाजपा शासित राज्य, लेकिन राजस्थान तो भाजपा शासित नहीं है ना सर,
उसमें तो आप बैठे हैं, उसके बारे में मैंने आपने कुछ नहीं कहा, उसमें आप अपनी तारीफ और करके चले गए कि हमारा राज्य ऐसा है जहां पर हर एक केस दर्ज होता है, इसलिए हमारा जो नाम है वो ऊपर आ गया। ये तारीफ का विषय था। आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं बीजेपी शासित राज्य, बीजेपी शासित राज्य। ये तो हर राज्य की जिम्मेदारी है, ये तो केंद्र की जिम्मेदारी, ये तो हम चारों की जिम्मेदारी है, तो सबकी जिम्मेदारी है। तो हम किसी एक पर कैसे डाल सकते हैं रत्नाकर सिंह जी? देखिए पल्लवी जी, आज केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं इसलिए केंद्र सरकार और भाजपा पे उंगली उठा रहा हूं क्योंकि जो भी नियम कानून बने हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराना और राज्यों में प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और केंद्र सरकार जो है नियम कानून जो बनाते हैं उनको देखना कि राज्य सरकार बराबर जो है उसको कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरह की देखिए क्या है, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, सारे राज्यों की बात है। मैं आपको पहले भी ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समाज में जागरूकता लाने की बात जो अभी आप चर्चा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, समाज में जागरूकता लाने के बहुत सारे संसाधन हैं और हम समाज में घृणित मानसिकता के लोग आज बैठे हुए हैं जो इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं। वो उनकी मानसिकता किस प्रकार बनती है? उनकी मानसिकता जो है जो समाज में उपलब्ध जो चीजें हैं, जैसे टीवी हुआ या मीडिया हुआ या फिर नेटफ्लिक्स हुआ, ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे उनको ये नग्नता वाली जो असली जो चीजें होती है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की जो है चीजों को समाज से दूर रखा जाए और पहुंचने नहीं देना चाहिए। नेटफ्लिक्स की ही बात कर लीजिए, नेटफ्लिक्स में आज आए दिन जो है जो सीरियल्स दिखाए जाते हैं, क्लिपिंग दिखाई जाती है, उसमें कितना गाली गलौज और अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो आज सत्ता में विराजमान है, इन सब चीजों पे अंकुश लगाने का काम केंद्र सरकार का करना चाहिए। बहुत सारे एनजीओ यहाँ समाज में पड़े हुए हैं, संस्थाएं पड़े हुई हैं जहाँ पे उनको जागरूकता लाने का काम करना चाहिए। देखिए क्या होता है, नियम कानून जो चीजें होती हैं वो प्रशासन जो है का डर होता है लोगों के अंदर, लेकिन अगर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो डर जो है उसके ऊपर हावी उनकी मानसिक जो विकृति है वो हावी हो जाती है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं एक बात यहाँ बोलना चाहती हूँ रत्नाकर जी, डर नहीं है। आप जो डर की बात कर रहे हैं सर, डर ही तो नहीं है। अगर कानून का डर हमारे देश में होता तो इस तरह के अपराध कभी होते ही नहीं, कभी नहीं होते। सर हम क्या कर रहे हैं, चलिए आप रेप के मामले पर बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे आरबी उपाध्याय जी का भी रुख करना है, तब मैं आपके पास आऊंगी प्रदीप भटनागर जी। हम क्या कर रहे हैं, रेप होता है, हमने गिरफ्तार कर लिया, सालों साल कोर्ट में वो मामला घिस रहा है, 7-8 साल बाद जाकर दोषी को फांसी हो रही है। उन 7-8 साल में कितने रेप केस हो जाते हैं। ये तो हमारी कानून व्यवस्था है, इस तरीके से तो हम कार्यप्रणाली हमारी चला रहे हैं और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई साहब नेटफ्लिक्स बंद कर दो क्योंकि नेटफ्लिक्स के कारण रेप या फिर अपराध हो रहे हैं। ये नहीं होता है सर, नेटफ्लिक्स के कारण, अमेजॉन के कारण इन कारण नहीं हो रहे हैं। बात यह है कि कानून व्यवस्था कितनी लचर है, हम किस तरीके से दोषी को सजा दिलवा पा रहे हैं, हम क्या नजीर पेश कर रहे हैं। एक नजीर अगर आप मुझे बता देंगे ना कि हमने ये पेश कर दी, तो मैं आपको कह रही हूं कि वाकई में देश में अपराध कम हो जाएंगे। एक नजीर हम पेश नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ इन मामलों को घसीटते हैं, खींचते हैं। उन 7 सालों में उस अक्यूज के, उस विक्टिम के परिवार पर क्या बीतती है ना, ये आप समझ सकते हैं ना मैं समझ सकती हूँ। ये हमें इस मानसिकता यहां बदलनी होगी, तब जाकर यहाँ कुछ सुधरेगा। नहीं तो एनसीआरबी के हर साल इसी तरीके से आंकड़े आते रहेंगे और हमारा देश इसी तरीके से रात चौगुनी वृद्धि करता रहेगा। आरबी उपाध्याय जी, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं सर? ये मनोरंजन के साधन बंद करना ज्यादा ठीक है या नजीरें पेश करना ज्यादा ठीक है? कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए। आरबी उपाध्याय जी, देखिए व्यवस्था पर प्रश्न, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे और बचाव की करेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हमने ज्यादा बेहतर किया। जबकि मूल वो समस्या है राजनीति का अपराधीकरण। जितना तेजी के साथ राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो दूसरे लोग भी हिम्मत करते हैं अपराध करने। कई रेप के मामले हैं, दूसरे मामले हैं, हत्या के मामले हैं, मुकदमे दर्ज हैं और वो जनप्रतिनिधि चुनकर मंत्री हो जाते हैं बस, और वहीं पर वो मामले दब जाते हैं। सर आपकी बात मैं पूरी सुनूंगी, बस आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए आरबी उपाध्याय जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर।
तो जब राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है, अपराधी किस्म के लोग जो रेप के मुकदमे दर्ज हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हैं, डकैती के मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, हत्या के मुकदमे, जनप्रतिनिधि चुनकर जब वो मंत्री बन जाते हैं तो समाज में क्या मैसेज जाता है? फिर वो संरक्षण देते हैं छोटे गुंडों, और वो छोटे गुंडे भी उनका आदर्श कौन होते हैं? वही जनप्रतिनिधि, वही मंत्री जी होते हैं, जो कल तक वो भी उसी लाइन, और उसी की वजह से कानून व्यवस्था का डर कैसे रहेगा? जब राजनीतिक हस्तक्षेप कानून व्यवस्था में होता है तो वो अपने जो भी नुमाइंदे होते हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अपने नेता को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, कानून को, व्यवस्था को दता बताते हैं। बहुत सारे मामले नजीर हैं कि पुलिस भी वहां पर हाथ जोड़े खड़ी रहती है, न उन्हें अरेस्ट करती है और न चार्जशीट फाइल करेगी। तो कानून व्यवस्था को सुधारना होगा और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, और राजनीति का जो अपराधीकरण है इसको रोकना होगा। इस पर कोर्ट भी कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। क्यों? पॉलिटिकल पार्टियां जो कहती हैं वैसा दिखता नहीं है। जिस तेजी से अपराधीकरण बढ़ा है, पॉलिटिकल पार्टियां अगर चाहें, नीतिन लोग आए, अच्छे चरित्रवान लोग आए, तो सारे सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। पल्लवी, बिल्कुल सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, पुलिस में रिफॉर्म की जरूरत है, कानून व्यवस्था में रिफॉर्म की जरूरत है, और न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की जरूरत है। आम आदमी, गरीब आदमी, समाज का अंतिम व्यक्ति का विश्वास उस न्याय व्यवस्था के प्रति बना रहे। आज न्याय व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी केस नहीं लड़ सकता, उसके बस का नहीं है न्याय पाना। जब न्याय महंगा हो जाएगा, और फिर दूसरा जो प्रश्न आता है वो भी राजनीति से जुड़ा है, टारगेट फिक्स कर देंगे 100 करोड़ वसूल करके लाने, तो वो कहाँ से वसूल करके लाएगा? तीसरा है समाज में, देखिए बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार नहीं है, अपराध बढ़ेगा, हर हाथ को काम होगा, और व्यक्ति का जीवन स्तर जब उठेगा तो सोचने का स्तर भी बदलेगा। तो बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। देखिए, अपराध होता है तो पूरा समाज जिम्मेदार होता है, समाज भी अपनी जिम्मेदारी नहीं से अलग नहीं हो सकता। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पता होता है कि फला व्यक्ति उस तरह का है, तो उस पर समाज भी एक्शन ले सकता है। कई बार होता है ना, बिरादरी से अलग कर दिया, उसका बंद कर दिया, तो सामाजिक प्रतिबंध भी जरूरी है। अगर इस तरीके से हम सब लोग जागरूक होंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि भी अपराधों में कमी आती है। सर, जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन अभी सभी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है। जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा। मैं खुद भी शायद उतनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हूँ, कोई नहीं निभा पा रहा, क्योंकि इन मसलों को लेकर हम गंभीर ही नहीं होते हैं। हमारा आधा जीवन तो हिंदू मुस्लिम में ही अटक गया, राम मंदिर में अटक गया, अल्लाह अकबर में अटक गया, इसी में हम अटके रह गए। इन मुद्दों पे हमने ध्यान क्या दिया? जितनी जरूरत होनी चाहिए इन मसलों पर चर्चा की, क्या हम कर पा रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसी जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, एक और यहाँ पर अहम डेटा सामने निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। 7,000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां लापता हो गई हैं। कौन ढूंढ के लाएगा उनको? वो कहाँ चली गई? किसकी वो बेटियां थी? कहाँ है? कौन बताएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये नहीं, आपने बिल्कुल उत्तर प्रदेश का नाम, चलो मैं तो पूरे भारत की बात करता हूँ। मैं थोड़ी सी शुरुआत में जाना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद थी कांग्रेस के जो नेता और प्रवक्ता बैठे कि वो राजनीति करेंगे बिल्कुल, और विषय पे बिल्कुल राजनीति के तरीके से बात करेंगे और राजनीतिक विशेषज्ञ बात करेंगे। और मुझे उपाध्याय जी से उम्मीद थी कि वो नेताओं को और जो बैठे हैं नेतागण उनके ऊपर ही बोलेंगे, प्रशासन को या अधिकारियों को अवगत नहीं कराएंगे और मीडिया को अवगत नहीं कराएंगे। मैं दोनों से उम्मीद थी बिल्कुल कि दोनों को, नेताओं को और जो मौजूदा सरकार के लेवल उनको ही कहना है और कोसना है। उन्हें संदेश कोई नहीं देना, ना उन्हें महिलाओं के विषय में बात करनी। उन्हें तो एक जो उपदेश देने थे ना बैठ के राजनीतिक, वो दिए दोनों ने बैठ के, और भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आपके वक्तव्य जो है ना बहुत अच्छे हैं देश के प्रति, मैं तो अच्छी बात है। आपने बिल्कुल, आपने महाराष्ट्र की बात, आपने महाराष्ट्र की बात करी, राजस्थान की बात नहीं करी, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करी, पंजाब की बात नहीं करी, केरला की बात नहीं करी। आपको यूपी याद आया, आपको मध्य प्रदेश याद आया, आपको बिल्कुल याद आया, दिल्ली याद नहीं आया। विडंबना यह है आपकी हमारी कि हम लोग एक दूसरे को कोसते हैं। विडंबना यह है कि हम एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते, कभी इन पे गंभीरता से काम नहीं करते। अगर कांग्रेस चाहती, इतने वर्ष इन्होंने भारतवर्ष में जो राज किया, अगर सख्त कानून बने होते तो आज ये नौबत ना आती।
जो आज ही जो कांग्रेसी बैठे हैं, जो टोक रहे हैं, आज जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं कहूंगा सारा ठीक टाइम के ऊपर फोड़ूंगा। अगर ये चाहते तो ये सख्त कानून शुरू से बनता होता तो आज ही दिन देखना ना पड़ता कि आज हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, पंजाब के, दिल्ली के। भाई अगर आज कानून क्यों नहीं बना? जब हमने कानून की बात करी, सख्ती की बात करी, तो ये लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। अभी आपने राम मंदिर की बात करी, अल्लाह अकबर की बात करी। देखिए बिल्कुल नेतागर्दी के लिए, राजनीति के लिए हर पार्टियां हर बात बोलती है, हर काम करती है और अल्लाह अकबर ही बोलती है। मगर ये अल्लाह अकबर का मसला नहीं है, ये जय श्री राम का मसला नहीं है। बहन बेटी होती है, मैं तो उस पर ही बात करूंगा। चाहे नेता हो या प्रधानमंत्री हो, सबकी बहन बेटी होती है, माँ होती है, मैं तो उस पर बात करूंगा। उद्धव ठाकरे की बहन नहीं है, माँ नहीं है, बहू नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री की माँ बेटी बहन नहीं है? क्या हमारी आपकी नहीं है? ये सबकी है। सबकी बेटी सबकी माँ साझी होती है। श्रीमान, मैं आप दोनों से कहूंगा, आपने बहुत छीटाकाशी करी राजनीतिक तरीकों से, मगर आपने कही नहीं। मैं सुन रहा था, पहले एक बहन बोल रही थी मेरी कि बहुत चिंता की बात है। मैं तो पहले वक्त में भी कहा था कि अब नारी को फूलन बनना पड़ेगा कि आज के टाइम में प्रशासन बिल्कुल ढुलमुल है, अपना कर्तव्य नहीं समझता। हमें उन्हें सख्त करना है, हमें अपनी बहन बेटियों को समझाना है बैठा के कि ये गलत और ये सही है। कभी आपने चिंता करी है कि 4 साल की बच्ची रोड पे खेल नहीं सकती, घूम नहीं सकती, उसका अपहरण हो जाता है? कितनी वीडियो हम आप लोग देखते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे? आपने भी मध्य प्रदेश की बात कर ली, आपने अभी उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश तो आइए, आप जहाँ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, जहाँ पूर्वांचली को मारा जाता है, जो आपको कमा के देते खिलाते हैं आपको, आज उनको आप एलिगेशन लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आगे देखिए एक बार। मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। चाह रही हूँ प्रदीप भटनागर जी, अभी आपने कहा कि हमें अपनी महिलाओं को सख्त करना होगा, महिलाओं को मजबूत करना होगा, उन्हें समझाना होगा। क्या समझाना है उन्हें, मुझे ये बताइए पहले कि क्या समझाएं हम महिलाओं को, और दूसरा किस तरीके से उन्हें मजबूत किया जाए? क्या मजबूत नहीं है हम? मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ कि इन दोनों बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए जिससे रेप जैसी वारदातें रुक जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आज अवेयरनेस की जरूरत है। आप एक चैनल पे चला रही हैं, आप बैठी बोल रही हैं, आप एक जागरूक हैं और आपको दीन दुनिया के बारे में पता है, अच्छे बुरे के बारे में पता है, तभी आपके परिवार ने आपको एक चैनल पे भेजा आपको। ये हमें सबसे बड़ी चीज है, समझाने सिखाने वाली है कि हमारी बहन बेटी रोड पे निकलती तो क्यों नहीं मजबूत है? कोई कैसे निगाह उठा के उनके ऊपर देख लेता है? ये देखने वाली बात तो ये है, समझने वाली बात, समझाने वाली बात है। ये हमें अपनी बहन बेटी को चीजों को समझाना सिखाना पड़ेगा। और आज के टाइम में भारत के अंदर एक तबका सबसे बड़ा महिलाओं पे और बच्चियों पे हावी हो रहा है। पहली चीज आप देखिए, इतने दिन हो गए, महाराष्ट्र के जो कांड हुआ वो बलात्कार का, अब तक उद्धव ठाकरे की आवाज नहीं आई है। पुणे के अंदर 3 हो चुके, अब तक इतने 15, 16, 17 बलात्कार के जो केस महाराष्ट्र के हुए, एक बार भी उद्धव ठाकरे नहीं बोले आके, एक बार अपना स्पष्टीकरण दिया हो। महाराष्ट्र छोड़ के और राज्यों के बारे में बड़ी चिंता है इन लोगों को। राहुल जी का अब तक नहीं आया, अब तक ट्वीट नहीं आया, ना महाराष्ट्र गए। हम तो राजस्थान की बात करेंगे, दलित की बेटी बेटी है, ब्राह्मण की बेटी थोड़ी ना बेटी है। ये कांग्रेसियों के सिस्टम देखो ना क्या है, इन्होंने फेस शक्ल देख के राजनीति करी हमेशा, और शक्ल देख के ही बोलेंगे। जब आपको अपनी तारीफें करनी होती है, जब आपको अपनी तारीफें करनी होती है भटनागर जी, तो ऐसा लगता है कि भारत बना ही 2014 के बाद से है। तब ऐसा लगता है मुझे आपकी बातें सुन के कि 2014 से पहले तो भारत था ही नहीं। आप जब से आए हैं 2014 से, तभी से भारत बना है। अब जब बात अपराधों की आ रही है तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है। ये क्या बात हुई? तब भी 2014 के बाद तो भारत की बात करिए ना। हाँ, मैं बता देता हूँ, 2014 से पहले ना लव जिहाद के मामले खुलते नहीं थे। 2000 पहले से औरंगजेब कौन था पता नहीं था। इतिहास जो छुपा रखा था इन कांग्रेसियों ने, जब भी उजागर नहीं होने दिया, कभी एनसीईआरटी किताबों से गायब रखा था, वो तो 2014 के बाद आया है, जब खुल के पता लग रही है कि ये लव जिहाद क्या होता है। हम खूब चीख चिल्लाते थे पहले और दवा दी जाती थी। इधर बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 4 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया जाता है, तब लव जिहाद नहीं आता है आपका, उसमें लव जिहाद नहीं होता है। बात को समझिए सर, बात को समझिए। 2-2 साल की बच्ची, 6-6 महीने की बच्ची, और ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं पाऊंगी, तब लव जिहाद नहीं आता है। 6 महीने की बच्ची को नहीं पता कि लव जिहाद क्या होता है। आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की गलती सबकी है, गलती सबकी है, ये एक्सेप्ट कीजिए। गलती आपकी भी है, आप भी उतने ही दोषी हैं। मुझे रात में 11 बजे घर जाना है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं सेफली पहुंच जाऊंगी? आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, हाँ या ना?
बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूं मैं, एक नागरिक भारत जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपनी बहन की, ये मेरा कर्तव्य है। ये बाकी अजीब बात करते हैं आप लोग सरकार की तरफ से, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कोई गारंटी नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश में अभी चैंपियन को किस तरह मार दिया गया, ये भूल जाते हैं कि हम सत्ता में तो क्या था, किस लिए मार दिया गया उसको? पल्लवी जी मौका दीजिए। जी आ रही हूँ मैं रत्नाकर जी। बात सर ऐसी है ना कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें। आप उनको कहते रहेंगे, वो आपको कहते रहेंगे, और अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट बीच में न्यूट्रल बोल दे तो भी बुरा लग जाता है। तो राजस्थान में सबसे कलंकित और महाराष्ट्र में सबसे कलंकित सरकार बैठी है, जो राज्य के लोगों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कलंकित सरकार बैठी है, और मध्य प्रदेश में 7000 लड़कियां गायब हो जाती हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। वो आप सबको, आपको बहुत जायज लग रहा है, वो आपको बहुत जायज लग रहा है, उसमें आपको कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही। उसमें आपको खुशी हो रही है कि चलिए राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है रेप में, हम तो कम से कम सेकंड पर हैं। ये आपके लिए उपलब्धि है और उसके लिए आपको बहुत बड़ी बधाई सर, बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सेकंड नंबर पर आए हैं रेप में, आपको बहुत बहुत बधाई सर। प्रदीप भटनागर जी, एक और उपलब्धि, आप जाइएगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, मैं आपको कह रही हूँ, आप योगी जी को कहिएगा, वो जाके जनता को बताएं कि हम दूसरे नंबर पर आए हैं रेप में। देखिए योगी जी के आने के बाद हमारा नंबर सेकंड हो गया, ये बताइएगा जाके रत्नाकर जी। अभी जो देखिए सबसे पहले जो एक वक्तव्य चल रहा था, महिला बोल रही की बातें मुझे उन्होंने कहा कि मुआवजा दे दिया जाता है, मगर इज्जत कहां से लाए? उपाध्याय जी की आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप एक आदमी क्यों बोल रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो जनता जाने। रत्नाकर जी बताइए। और उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, साकीनाका रेप केस में आपके राहुल गांधी नहीं गए पीड़ित परिवार से मिलने, क्यों नहीं गए? दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं सिलसिलेवार तरीका से सारी चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ठीक है। देखिए आरबी उपाध्याय जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु रखे हैं, उन बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। और रही बात साकीनाका रेप केस की, तो उस पर भी मैं आऊंगा इन 2-3 बिंदुओं को एक्सप्लेन करने के बाद। देखिए उपाध्याय जी ने कहा है कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकना बहुत ही नितांत जरूरी है। देखिए इसमें क्या है, ये बहुत ही बड़ी चीज और उम्दा बात इन्होंने कहा है, और यह बिल्कुल सत्य भी है। समाज में जिस प्रकार से बाहुबली लोग और अपराधी लोग समाज में जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वह आ रहे हैं जीत के और सत्ता शासन में बैठ रहे हैं, तो किस तरह की मानसिकता वो बना सकते हैं समाज में, ये सोचने वाली एक बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं क्योंकि सत्ता में वही आसीन है, और किस प्रकार से वो राजनीति में अपराधीकरण कर रहे हैं वो मैं जरा बताना चाहता हूं। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले कहती थी कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, नारी के सम्मान में मोदी सर, बीजेपी सरकार मैदान में, बीजेपी मैदान में, मतलब इस तरह का नारा लगाने वाली पार्टी आज क्या करती है कि वह 32% लोकसभा और राज्यसभा में चुन के जो उनके सांसद आए हुए हैं उसमें 32% अपराधी, हत्या और अपराध में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया और जिता के लेके आए संसद में। तो इस तरह के जब अपराधी किस्म के लोग जब संसद में आ जाएंगे तो वो किस तरह की मानसिकता जो है वो समाज में फैलाएंगे। मैं आपको 2-3 लोगों का बातों का भी जो है जिक्र करना चाहता हूं। देखिए हरियाणा के हमारे खट्टर साहब हैं, ये किस प्रकार महिलाओं के प्रति इनका एक रुख है वो भी मैं बताना चाहता हूं। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़कियां जो है लड़कों के साथ घूमती हैं, और जब लड़कों से रिश्ता वो कोई अनबन हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, तो FIR का केस दर्ज कराती हैं। तो इस तरह की जो है बातें कहीं समाज में करना जो है एक तरह से समाज को और उस तरह से ढकेलना है, नारियों के अत्याचार के तरफ और ढकेलना है। इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी कहते हैं कि 1-2 केसेस तो होते रहते हैं, इस पे बात को बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह का वक्तव्य आप करते हैं तो किस प्रकार नारी की सुरक्षा आप कर पाएंगे? आप जब जो अपराधीकरण कर रहे हैं, आप हाथरस की घटना ले लीजिए, चाहे उन्नाव की घटना ले लीजिए, चाहे चिन्मयानंद का उदाहरण ले लीजिए, आप कुलदीप सेंगर जैसे अपराधियों को टिकट देकर और उनको MLA बनाते हैं, और वो कुलदीप सेंगर ने क्या किया पूरे देश ने देखा। वो किस तरह से बच्ची के ऊपर अत्याचार किया, उसके घर वालों को मार डाला, और किस तरह से उसके गाड़ी का एक्सीडेंट कराया गया। ये अपराधीकरण भारतीय जनता पार्टी में आज चरम पे है। आप चिन्मयानंद का केस लीजिए, कितना ही वीडियो आया था, उनके चिन्मयानंद जो है नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको इन्होंने टिकट दिया, जिताया,
और इस वीडियो आया, उनका लीक हुआ, उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन आज वो जमानत पे हैं। तो कहीं ना कहीं सख्त नियम कानून लाके और इस तरह के अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम जो है आज भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप कह रही थी कि 12 बजे घर से मैं निकलूंगी अगर तो मुझे सुरक्षित घर पे वापस लाने की जवाबदेही ले सकती है क्या भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल नहीं लगी। कारण उसका ये है कि जब तक समाज में इस तरह की जो चीजें हैं, जो अश्लीलता परोसी जा रही है किसी भी माध्यम से, आप भी जानती है, सारे लोग भी देखते हैं कि किस तरह से समाज में अश्लीलता को परोसते। हम पाश्चात्य संस्कृति का उदाहरण देकर इस तरह की अश्लीलता परोसने का काम करते हैं, चाहे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे पॉर्न इंडस्ट्रीज होती है। इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम जो है केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार अगर इस तरह का अंकुश लगाती है तो समाज में जो विकृत मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं उनके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं जो समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगी और समाज में इस तरह का अपराधीकरण जो है कम होगा। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाना, लांछन लगाने से समाज में अपराधीकरण कम नहीं होगा। मैं आरबी उपाध्याय जी की बातों पे एकदम बिल्कुल सहमत हूँ। पहली चीज की राजनीति में अपराधीकरण को रोकना चाहिए, मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए, और जो चुन के आए हुए नेता हैं उनको भी अपने वक्तव्य इस प्रकार देने चाहिए कि जिससे कि समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़े नहीं, उल्टा कम हो, और उनके काम ऐसे दिखने चाहिए जिससे कि महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस करें। जी ठीक है रत्नाकर जी, आपने 2 बार रिपीट की थी एक बात कि देखिए बीजेपी के नेताओं के बोल किस तरीके से रहते हैं, उसमें तो आपके नेताओं की भी लंबी फेहरिस्त है। जयंती नटराजन को टंचमाल किसने कहा था? मैंने कहा था या दिग्विजय सिंह ने कहा था? तब वो याद नहीं आया? अभी भी याद नहीं आया होगा? अभी तो मैंने बोल दिया तो याद आ गया। तो ऐसा है सर, सोच सबकी एक जैसी है। अब कौन किसे बदलना चाहता है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बदल जाएं, भारतीय जनता पार्टी सोचती है कांग्रेस के नेता बदल जाएं, तो ये तो फिर ऐसे ही सोचते ही रहिएगा कि ये हो जाए और वो हो जाए। होना कुछ नहीं है। टंचमाल, आपको तो औरतें टंचमाल नजर आती हैं, अब क्या करें उसमें, बताइए। पल्लवी जी, आप जो टंचमाल का जो उदाहरण दे रही हैं, मध्य प्रदेश में वो वीडियो भी सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने चतुर हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो टंचमाल वाला जो सिर्फ क्लिप है कुछ सेकंड का, वही उन्होंने दिखाया। अगर पूरा वीडियो दिखाते तो वो किस तरह से बोलते कि सोनार के पास जब हम लोग जाते हैं और जब हमको टंचमाल या खरा सोना दिखता है, वो खरा सोना का उदाहरण टंचमाल पे दे रहे थे, न कि औरतों और लड़कियों पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं वो उस क्लिप को किस तरह से गलत परिदृश्य में लाकर लोगों को दिखाया, वो एक समझने वाली और सोचने वाली बात है। एक बात मैं आपका जवाब देना थोड़ा रह गया, मैं अगर 2 मिनट समय हो तो मैं उस पर भी जवाब दे देता हूँ। राहुल गांधी जी के बारे में कहा गया था कि साकिना की घटना पे वो क्यों नहीं आएंगे, अगर 2 मिनट का समय हो तो मैं दे देता हूँ। देखिए क्या होता है, आज समाज में जहां पे सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकारें हैं या अन्य पार्टियों की सरकारें हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी वहां की सरकारों की होती है, जो भी भाजपा शासित सरकार है या कांग्रेस शासित सरकार है। देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में अपराधियों को बचाने का काम किया जाता है, प्रशासन को दबाव में लाने का काम किया जाता है। जिसका उदाहरण ये है कि दिल्ली में 9 साल की बच्ची का अगर बलात्कार होता है और उसको मार दिया जाता है, तो वहां पे जो पुलिस प्रशासन बच्ची को ले जाके शमशान में 12 बजे रात को दाह संस्कार कर देती है और सच को मिटाने का कोशिश करती है। उन्नाव की घटना, हाथरस की घटना में भी वही हुआ था कि पेट्रोल डालकर 12 बजे रात को बिना माँ बाप के अनुमति के बच्ची को जला दिया गया। तो इस तरह की जो अलोकतांत्रिक घटनाएं घटित होती हैं, वो अलोकतांत्रिक घटनाओं के विरोध में राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी जरूर सड़कों पे आएंगे, जरूर आवाज उठाएंगे। ये अलोकतांत्रिक घटना थी, आपकी बात मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि आधी रात में जला देना अलोकतांत्रिक घटना थी, लेकिन ठीक है, रेप ही तो हुआ, उसके बाद मर गई पीड़िता, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी को वहां नहीं जाना चाहिए था। और ऐसा कौन सा आईएसआई अटैक होने वाला था मुंबई पे या साकीनाका पे जो राहुल गांधी नहीं जा पाए? सुरक्षा कारणों का आप हवाला दे रहे हैं, यहाँ बैठकर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं आप। ऐसा कौन सा आतंकी हमले का अलर्ट जारी हो रखा था उस समय जो आपके राहुल गांधी नहीं जा पाए? एक दफा नहीं सर, उसके बाद राजस्थान में कितनी बार रेप के केस आ गए, कहां चले गए राहुल गांधी, कहां चली गई प्रियंका गांधी? अशोक गहलोत कह देते हैं कि वो तो अपनी मर्जी से गई थी साहब,
तब याद नहीं आता आपको कि कौन सा अलोकतांत्रिक बयान होता है, लेकिन अलोकतांत्रिक बयान और अलोकतांत्रिक घटनाएं आपको तब याद आती हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में घटनाएं हो। आरबी उपाध्याय जी, आपका रुख करूंगी, बस उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। एनसीआरबी के आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। लगातार देश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो कि वाकई में एक चिंता का सबब बना हुआ है। इसी मसले पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय जी का अब हम यहाँ रुख कर लेते हैं, बताइए सर। देखिए, राजनीति से इतर सोचने की जरूरत है, पर राजनीतिक चश्मे से अगर घटनाओं को देखा जाएगा और उसी के अनुसार हम अपना आचरण तय करें। आप डिबेट देख लीजिए, डिबेट भी बेमानी हो गई है। पहले डिबेट में तथ्य होते थे, जवाबदेही होती थी। अब आप देखेंगे रत्नाकर जी बोले हैं तो पूरा वक्तव्य उनका बीजेपी के ऊपर था, भटनागर जी बोलेंगे वो कांग्रेस के ऊपर बोलेंगे, यानी वो बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ये कांग्रेस के बारे में। तो ये जब हालात हो जाते हैं, उपाध्याय जी आपको सुनना चाहूंगा कि आपको देश के लिए क्या संदेश आपकी वाणी से। भटनागर जी, बोलने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है, और आप अपनी जिम्मेदारी को अगर एक्सेप्ट नहीं करते, जनता के सामने नहीं कहते कि हम जिम्मेदार हैं, मुझे तो लगता है थोड़े दिनों में ये एनसीआरबी के आंकड़े आना ही बंद हो जाएंगे, ये भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हालात है वो ठीक नहीं है, और जवाबदेही होती है जो संस्था में होता है। कल कांग्रेस सत्ता में थी, उससे जवाब पूछा जाता था। आज राजस्थान कांग्रेस सत्ता में तो कांग्रेस पर उंगली उठती है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो चिंताजनक है, महिलाओं की हालत चिंताजनक है, और सभ्य समाज में अपराध एक कलंक है। उस कलंक को किस तरह मिटाना है, बजाय उस पर काम करने के सिर्फ हम राजनीति करें, राजनीतिक वक्तव्य दें, अच्छा नहीं लगता है। हम सब लोग मिलकर कम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते तो ये जरूर हो सकता है कि अपराधों की संख्या कम हो जाए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जंगल राज पर सरकार आई थी, पुरानी सरकार पर आरोप लगा था जंगल राज है, माफिया राज है। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं टॉप पर हैं। इलेक्शन क्या जवाब देंगे? राम राज्य आ गया है। तो कहना बहुत आसान है, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अगर मुझे दर्द होता है तो चाहे वो घटना राजस्थान में हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, यानी घटना देश में हो रही है, और देश का नागरिक होने के नाते हर घटना पर चिंतित होना स्वाभाविक। जब तक हम पिक एंड चूज करेंगे, राजनीतिक चश्मे से देखेंगे ऐसी घटनाओं और अपराधों को, तो फिर कैसे कमी आएगी? मैंने कहा ना, सबसे बड़ा तो जो जड़ है वो राजनीति है। राजनीति अपराधी किस्म के लोग हैं, तो उनके राज्य में जब वो महान होते हैं, अपराधी मस्त घूमते हैं, अपराध करते हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण भी राजनीतिक लोग दूर करते हैं, तब भी काफी सहायता मिल सकती है, आंकड़े कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन कोई प्रयास, कहने को तो सभी कहते हैं, कोर्ट भी चिंता जाहिर करता है, समाज चिंता जाहिर करता है, मैं फिर समाज को भी जिम्मेदार मानता हूं कि ऐसे दागी बागी और अपराधी लोगों को चुनकर लोग विधानसभा या लोकसभा में भेज देते हैं। ये भी विडंबना है इस देश की, क्या डकैत भी पहुंच जाते हैं संसद में, तो कैसे उद्धार होगा? ये चिंता का विषय है। हम सब लोगों को राजनीति से इतर इस समस्या को गंभीरता से लेनी चाहिए,
और कानून व्यवस्था में रिफॉर्म की जरूरत है, न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की जरूरत है। यहाँ एक चीज Political है party आरबी उपाध्याय अपने जी, अंदर। इच्छा शक्ति वाली जो बात होती है, मैं आ रही हूँ प्रदीप भटनागर जी आपके पास। इच्छा शक्ति वाली जो बात होती है, अभी हमने देखा था 2 साल पहले तेलंगाना में जो केस हुआ था, नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक डॉक्टर के साथ रेप करके उन्हें जला दिया गया था। उसके बाद 2 दिन बाद उनके जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया। ये इच्छा शक्ति वाली बात होती है सर, और मुझे नहीं लगता कि उस एनकाउंटर का किसी को दुख हुआ होगा कि क्यों मार दिया गया, इन्हें तो पूरा कानूनी प्रोसेस से चलना चाहिए था और 6-7 साल ये घिसे। वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब आपको पता है कि ये आरोपी है, इन्होंने आरोप किया है, उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिया। तब अब आप राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे रखते हैं, उन्हें कैसे दंड देना है, ये ज्यादा अहमियत रखता है। आरबी उपाध्याय जी, देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसलिए है कि राजनीतिक जो लोग हैं वही अपराध करते हैं, तो फिर इच्छा शक्ति आएगी कब? वो लीबा पोती पर लगे रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक थे, एक्चुअल में अभी राजनीतिक चश्मे से उस चीज को देखा गया, अरेस्टिंग में ही काफी टाइम लगा दिया गया, दाएं बाएं केस को भटकाया गया। जब बिल्कुल मीडिया में आ गया और सारी चीजें मीडिया हाइप कर देता है, तब जाकर कहीं मजबूर होकर कोई एक्शन देखने को मिलता है। अगर सरकारें चौकन्नी हो और जिम्मेदारी तय की जाए, मैं कहता हूँ कि जहां भी एक SHO है या थाना है या पुलिस चौकी है, वहां तक जिम्मेदारी तय हो, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी तय हो। अगर सबकी जिम्मेदारी तय होगी, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी और सरकार अपने आप में नीट एंड क्लीन होगी, यानी वहां अपराधी किस्म के लोग सरकार में नहीं होंगे, तब इस पर अंकुश लगाया जाए। हर बीमारी की दवा होती है, अपराध को भी रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए, हम बहुत बड़ा देश है हमारा और हम एक समाज में रहते हैं, तो ये तो संभव नहीं है कि जड़ से अपराध खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, अपराध का ग्राफ जो है वो डाउन हो सकता है, अपराधों में कमी आ सकती है। तो कम से कम हम उस इच्छा शक्ति से काम करें, ये काफी ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय की कमी। दुरुस्त करें। जी जी बिल्कुल सर, समय की कमी है। एक कमेंट में आप तीनों से ले लेती हूँ। प्रदीप भटनागर जी बताइए। मैं बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी को सुन रहा था। तेलंगाना की भी आपने बात करी, जिसकी बात करी, इसका विरोध करा था तेलंगाना के जो ओबीसी जी आते हैं उन्होंने करा था, और राहुल जी ने भी विरोध करा था इसका। बता दूं पहले चीज आपको मैं। दूसरी चीज, आज के टाइम में 90% मुस्लिम नाम क्यों होते हैं बलात्कार में, इसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी। मुझे पता है, वो मुझे कहा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम करते ही ये मैं नहीं कह रही है, ये न्यूज़पेपर है, न्यूज कहती है, इनके नाम लेते हैं चीजों के बारे में। आज भी रोकथाम के लिए हमने सबको जिम्मेदारी दी, मगर हमने देश के नागरिक को जिम्मेदारी नहीं दी कि जो बलात्कार की चीजें बढ़ती है कैसे रोकी जाए। अपराधी पे बात हुई, राजनीति पे बात हुई, अपराधीकरण राजनीति पे कर उसकी बात हुई, मगर किसी ने इंसानियत की बात नहीं करी। बैठ के यहाँ पे एलिगेशन लगाई दूसरे पे, खूब सरकारों पे। इसकी चिंता करने के विषय है। राहुल जी को बोलिए, ट्वीट करिए, जनता को समझाइए, अपने कांग्रेस कार्यकर्ता को उतारिए, अवेयरनेस फैलाइए, एक दूसरे पे छीटाकाशी करने के बाद आइए। रत्नाकर सिंह जी, अब सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। राहुल गांधी को बोलिए अपने कार्यकर्ताओं की फौज अब वो उतारे, उसके बाद ही अपराध और रेप में कमी आएगी। बताइए। देखिए, अभी आरबी उपाध्याय जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। मुझे भटनागर जी की बात सुनाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए जो आप कह रही हैं उसके ऊपर मैं जवाब देता हूं। ये सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोप दे रहे हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 7 सालों से है। तो अपराधों को कम करने का काम और अपराधीकरण को घटाने का काम, अपराधियों को टिकट नहीं देने का काम, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने का काम इनकी जवाबदेही और इनकी जिम्मेदारी है। आज अगर इनकी जवाबदेही सिर्फ मीडिया में जो मैटर आता है उन्हीं तक सीमित रह गया है, तो ऐसी सरकारों को, जनता को बदल देना चाहिए। अभी इन्होंने, जैसा जी आरबी उपाध्याय जी कह रहे थे कि वो मैटर का ही सिर्फ मीडिया में जो मैटर्स आते हैं उन्हीं मैटर पे संज्ञान लिया जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। तो इस तरह का अगर इनका व्यवस्था है और इस तरह का प्रशासन है, तो इस तरह के प्रशासन और व्यवस्था को जनता को बदल देना चाहिए, मैं यही कहूंगा। और अगर इनकी जवाबदेही तय होती तो आज दिल्ली में जो है दिल्ली मेट्रो जो है नंबर 1 पे है। 4 अगर मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो जो है सबसे नंबर 1 पे है, जहां पे पुलिस प्रशासन जो है इनके अंडर में आता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के अधीन में जो पुलिस प्रशासन आता है, और अपराधियों की संख्या किस प्रकार दिल्ली में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो सब लोग देख रहे हैं। तो ये अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, सिर्फ लोगों को अब्बा जान और चचा जान के
सगुफे में उलझा के रख रहे हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है लोगों को रोजगार देने के प्रति, महिला अत्याचारों को रोकने के प्रति, किसानों का आत्महत्या कर रहे हैं उनके प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनकी जवाबदेही सिर्फ हम दो और हमारे दो के प्रति, अंबानी और अडानी के प्रति है। जी ठीक है। और आप वो थोड़ा किसान आंदोलन को भी देख लीजिएगा सर, क्योंकि उसी आंदोलन में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ भी रेप हुआ था, जिस पर एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया, जिसे आप लगातार समर्थन दे रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी आरबी उपाध्याय जी। देखिए पल्लवी, मानसिकता बदलने की जरूरत है, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं या व्यवस्था के लोग हैं। व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, तभी संभव हो पाएगा। अगर राजनीति होती रहेगी, अपराध के मामले पर भी राजनीति होगी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई कमी आ सकती है या उसमें कोई बाहर आ सकता है। अपने गरेबान में झांक कर देखें, वजह हम एक दूसरे प्रदेश के ऊपर, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सीधी सी बात है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदल पाएगा। फिर तो बस आप उम्मीद करते रहिए, क्योंकि बदलाव खुद से शुरू होता है। उस बदलाव की अपेक्षा मैं आपसे नहीं कर सकती, पहले मुझे बदलना होगा, तभी देश बदल पाएगा। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। दिल कांप उठता है यह सुनकर, जब देश इतना शिक्षित हो रहा है, उन्नति कर रहा है, मगर महिलाओं के साथ इतनी हैवानियत क्यों? दिल्ली, देश की राजधानी और दूसरे इत्यादि राज्यों में भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। निर्भया बलात्कार केस से पूरा देश दहल गया था। इस भयानक हादसे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वाकई महिला देश में सुरक्षित है। यह कहना गलत ना होगा कि महिलाओं के प्रति असम्मान, अत्याचार, हत्या जैसी हिंसाओं का कारण है देश की कमजोर कानून व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था। यहाँ के कानून प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा ताकि ऐसी हिंसात्मक घटनाएं बंद हों। कानून व्यवस्था को और कई गुना अधिक सख्त होना पड़ेगा ताकि देश की महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण ना हो। देश तभी प्रगति करेगा जब देश की कानून व्यवस्था सख्त होगी और अपराध कम होंगे।